नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कोशिकाओं की मूलभूत जानकारी ली थी और कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। मुख्यतः कोशिकाओं को दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रारंभिक कोशिकाएं, शुरू में जो कोशिकाएं बनी जिनके अंदर ज़्यादा जटिलता नहीं थी और सामान्य संरचना थी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उन कोशिकाओं को शामिल किया जाता है जिनके अंदर सभी कोशिका अंग पाए जाते हैं और एक विकसित कोशिका होती है, उसको हम यूकैरियोटिक में शामिल करते हैं। प्रारंभिक प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों में मुख्य अंतर एक तो ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसका आकार छोटा होता है, लगभग 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोमीटर तक का आकार होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर व्यास तक की होती है। दूसरा अंतर ये होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो बिखरा हुआ होता है, पूरी कोशिका के अंदर उसके जो आनुवंशिक पदार्थ है वो बिखरा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक संगठित केंद्रक होता है जिसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है, जो गुणसूत्र हैं, वो भी एक डीएनए आरएनए के रूप में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में इनकी संख्या 1 से अधिक होती है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें झिल्ली युक्त कोशिका का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ये तो हो गए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर। इसके बाद जो विकसित अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका है इसको भी फिर आगे 2 भागों में बांटा जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अर्थात पौधों में पाई जाने वाली कोशिकाएं और जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाएं। पौधों में पाई जाने वाली कोशिका और जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या होता है वो हम देखेंगे। पहला अंतर कोशिका भित्ति का होता है, जो पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। दूसरा अंतर हरित लवक का होता है। हरित लवक पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होता। तीसरा गोल्जी कार्य, जो पादप कोशिका है इसमें गोल्जी कार्य है वो कम विकसित होता है। गोल्जी कार्य कम विकसित होता है, जबकि जंतु कोशिका में पूर्ण विकसित गोल्जी कार्य पाया जाता है। पूर्ण विकसित गोल्जी कार्य पाया जाता है। चौथा अंतर देखें, रिक्तिका की बात करें। पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका बड़ी होती है, रिक्तिका बड़ी होती है और इसमें रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। छोटी छोटी रिक्तिकाएं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में एक रिक्तिका होती है और वो बड़े आकार की होती है। इसलिए इस पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो एक तरफ होता है। केंद्रक होता है वो कोशिका में एक ही तरफ पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक होता है वो मध्य में पाया जाता है। कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है, जबकि इसमें केंद्रक एक तरफ होता है। कारण होता है रिक्तिका, क्योंकि रिक्तिका बड़ी होती है इसलिए केंद्रक मध्य की थोड़ा सा साइड में हो जाता है, और जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तियां होने के कारण केंद्रक मध्य में पाया जाता है। ये मुख्य अंतर हैं पादप और जंतु कोशिकाओं में। जो भोजन की बात करें, पादप कोशिका है और जंतु कोशिका, यानी पौधों के अंदर जो भोजन संचित होता है कोशिकाओं में वो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च के रूप में
भोजन संचित होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ये और छोटे छोटे अंतर और भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य अंतर जो एक सामान्य हमें पता होने चाहिए, ये 5-6 अंतर हमें सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य बातें हैं जो हर कहीं भी पूछी जाती है। लगभग सभी क्लास में जहां कोशिका का पाठ आता है वहां पर इनके बारे में अंतर दिया हुआ होता है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें भी इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। जो सामान्य प्रकार का जो प्रश्न होगा वो इनसे ही आता है। तो ये कोशिकाओं में अंतर के बारे में होगा। अगर हम देखें कि एक जो पूर्ण विकसित कोशिका है, यूकेरियोटिक कोशिका, उसकी बनावट कैसी होती है, तो उस बनावट में पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इनमें थोड़ा सा हमें बनावट में भी अंतर रखना होता है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें बाहरी जो भाग है वो कोशिका झिल्ली होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अंदर की बात करें तो ये जो गोल्जिकाय है, हरित लवक है, इनका भी थोड़ा बहुत अंतर रखा जाता है। इसके अलावा जैसे तारक-काय की बात करें तो तारक-काय जो होता है वो इस जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में तारक-काय नहीं पाया जाता, जो कोशिका विभाजन के समय उपयोग उसका होता है। इसलिए इनमें थोड़ा सा बनावट की दृष्टि से भी अंतर होता है। वो अगर हम देखना चाहें तो जंतु कोशिका को तो हम सामान्यतया अगर इस प्रकार से बनाएं तो भी चलता है, लेकिन पादप कोशिका में जब बनाया जाता है उसकी चित्र, तो उसमें सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए उसकी जो आकृति है वो एक लगभग निश्चित आकृति की बनाई जाती है। वैसे तो उसमें भी जो कोशिकाएं होती हैं पौधों में वो भी सामान्यतया कई प्रकार की होती हैं, लेकिन एक सामान्य कोशिका की जब हम आकृति बनाते हैं तो उसमें सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होती है, और फिर उसके अंदर एक बड़ी सी रिक्तिका दिखाते हैं और केंद्रक इसी कारण इसके साइड में होता है। इस प्रकार से केंद्रक साइड में दिखाया जाता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक ये हम दिखा सकते हैं। हरित लवक को जब हम दिखाते हैं तो इसमें थाइलेकोइड्स, ग्रेना ये पाए जाते हैं, वो भी दिखाए जाते हैं ऐसे। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो उसमें इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाया जाता है। हालांकि ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। इसमें सबसे बाहर प्लाज्मा झिल्ली होती है और ये एक लचीली झिल्ली होती है जो अर्ध पारगम्य झिल्ली मानी जाती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी इसको कहा जाता है, जो सभी बाहर से आने वाले, अंदर से बाहर जाने वाले उन पदार्थों पर नियंत्रण करने का कार्य प्लाज्मा झिल्ली का होता है। इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, जिसके बीचों बीच एक केंद्रक होता है जो दोहरी झिल्ली युक्त होता है, और इसके बीच बीच में कई कई छिद्र भी पाए जाते हैं जिनसे अंदर के पदार्थों का आवागमन बाहरी पदार्थों से होता है। इसके पास में यहाँ पर अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है, जो कोशिका के बाहर से आने वाले पदार्थ को कोशिका के अंदर लेना है, इनके लिए भी स्थान उपलब्ध कराती है। इसके अलावा इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। कोशिका के अंदर जब पादप कोशिका के बात करें तो उसमें हम हरित लवक दिखाते हैं, जबकि इसमें हरित लवक नहीं होता है, जबकि जो गोल्जिकाय है वो इसमें ज्यादा विकसित होता है। ये केंद्रक है, इसमें एक केंद्रिक पाई जाती है छोटी गोलाकार आकृति की, और गोल्जिकाय है वो इसमें ज्यादा विकसित होता है। जो कोशिका का रसोई घर कहलाता है, भोजन इसमें निर्माण और संचय का कार्य होता है। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, जो दोहरी झिल्ली वाला कोशिका में होता है, वो पादप कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और लाइसोसोम पाया जाता है जो एक मुख्य कोशिका में होता है, जो जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। लाइसोसोम दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ये लाइसोसोम
एंजाइम युक्त होता है, जो भी भोजन कोशिका के अंदर जाता है उसको पचाने का कार्य लाइसोसोम का होता है। और ये लाइसोसोम जो भी कोशिका के अंदर भोजन जाता है उसको इस लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा पचाया जाता है। यदि किसी कारण से ये लाइसोसोम फट जाता है तो इसके एंजाइम कोशिका के अंदर बाहर आ जाते हैं और ये कोशिका के पूरे भाग को ही या पूरी कोशिका को ही पचा देते हैं। इसी कारण से इस लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऊर्जा उत्पादन करने वाला कोशिका में होता है, जो कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं पाचन के बाद उससे ऊर्जा उत्पन्न माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है, इसलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न करने का इसका कार्य है। कोशिका का रसोई घर इस गोल्जिकाय को कहा जाता है, जो पौधे की कोशिकाओं में कम विकसित होता है, इसलिए इसको एक अलग नाम भी दिया जाता है पौधों में, इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। और रिक्तिका की बात करें तो ये रिक्तिका कोशिका के अंदर जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें छोटी छोटी रिक्तिकाओं के रूप में कई रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है। इसका कार्य क्या है? इसकी जो रिक्तिकाएं हैं, छोटी रिक्तिकाएं, इनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ भरे हुए होते हैं। पौधों के अंदर बड़ी रिक्तिका है तो एक ही कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं, और जब किसी भी पौधे के अंदर देखें तो उसकी रिक्तिका इन पदार्थों से भर जाती है। तो सामान्यतः पत्तियां हम देखते हैं कि कोशिका जब अनुपयोगी पदार्थों युक्त हो जाती है तो वो पत्तियां गिरा दी जाती हैं, पीली होकर के नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि उसमें जो अनावश्यक पदार्थ हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो कोशिका कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और वो फिर गिर जाती है और नई पत्तियां निकलती हैं जिसमें नई कोशिकाएं होती हैं। तो रिक्तिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ होता है। और केंद्रक जो होता है ये कोशिका का मुख्य जो आनुवंशिक भाग है, और इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं जो किसी भी जीव की बनावट या उसके कार्य या संरचना का निर्धारण और अगली पीढ़ी में लक्षण किस प्रकार से जाएंगे, इसके कैसे लक्षण होंगे, ये निर्धारण इस केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्रों के द्वारा होता है। जिस प्रकार के गुणसूत्र कोशिका के अंदर हैं वैसी ही जीव की संरचना होती है, इसीलिए प्रत्येक संतान अपने माता पिता से मिलती जुलती होती है, क्योंकि अपने माता पिता के ही गुणसूत्र को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कोशिका के अंदर चाहे जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, इनके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। जो ये प्लाज्मा झिल्ली होती है इसके और केंद्र के बीच में जो ईआर पाई जाती है, एंडोरेटिकुलम, जो अंतःद्रव्यी जालिका कहलाती है, इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और कईयों के अंदर इसके ऊपर नहीं पाए जाते। तो जिन ईआर के ऊपर ये राइबोसोम पाए जाते हैं वो खुरदरी होती है, जिनके ऊपर नहीं पाए जाते वो चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका कहलाती है। तो ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं और दोनों ही पादप और जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम की हमने बात कर ली, माइटोकॉन्ड्रिया की हो गई, गोल्जिकाय, केंद्रक और कोशिका भित्ति, और इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली है जो चयनात्मक पारगम्य होती है, और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जो अलग होती है जंतुओं से पौधों के अंदर। ये सेलुलोज के कारण कोशिका की जो संरचना है वो कठोर हो जाती है, और इसी कारण से हम देखते हैं कि पौधे और जंतुओं के शरीर में अंतर होता है। पौधों का जो शरीर है वो कठोर होता है, जंतुओं का सामान्य मुलायम शरीर होता है। कारण ये कोशिकाएं होती हैं। वैसे तो नाखून और इनकी बात करें तो इनमें जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं मरती रहती हैं और जिनको हम आगे से काटते रहते हैं, लेकिन सामान्यतः जीवित कोशिकाओं के अंदर बाहर कोशिका भित्ति होने के कारण पौधे थोड़े कठोर होते हैं और जंतुओं का शरीर है वो लचीला होता है, क्योंकि इसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जो कि सेलुलोज की बनी होती है। ये कोशिका भित्ति पौधों के अंदर ही पाई जाती है, सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब जो कोशिकाएं हैं उनमें भी
ये तो हमने एक सामान्य प्रकार देखा है, सामान्य संरचना देखी है। पौधों और जंतुओं के अंदर अलग अलग प्रकार की फिर शरीर के अंदर जैसे अपने अलग अलग भाग होते हैं, जैसे खून होता है, हड्डियां होती हैं, चमड़ी होती है, तो इसके अनुसार इनमें अलग अलग थोड़ा सा अंतर वाली कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। खून में अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, हड्डियों में अलग प्रकार की होती है, थोड़ा अंतर जंतु कोशिका में भी होता है। इसी प्रकार से पौधों की कोशिकाओं की भी बात करें तो पौधों में भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो हम आगे ऊतकों के अंदर पढ़ेंगे। जब ऊतक का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं का जो समूह होता है वो ऊतक होता है, और वो ऊतक अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ में जो कोशिका झिल्ली है वही पाई जाती है, पौधों में भी कोशिका भित्ति कम होती है या अभाव होता है, अर्थात वो लचीली कोशिकाएं होती हैं, जिनको हमें आगे पढ़ेंगे, ऊतकों वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।